हमारा नमस्कार। मैं दिलीप पंडिता इटर्नल वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो हमारी आवाज़ है हर एक कश्मीरी पंडित के पास पहुँच जाएगी। आज हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के बहुत ही अजीम रहनुमा जो किसी मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो खुद ही अपने आप एक इंट्रोडक्शन है, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ काम किया है और आज भी कर रहे हैं। तो मैं अपने चैनल में स्वागत करना चाहूँगा राजेंद्र प्रेमी साहब का। प्रेमी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इटर्नल वॉइस यूट्यूब चैनल में। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपकी चैनल को देखने वाले व्यूअर्स को भी मेरा सब नमस्कार और तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय को मेरी तरफ से नमस्कार। आज 5 अगस्त है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए भी कि आज के ही दिन 2019 में आर्टिकल 370 को और अनुच्छेद 35A को हमेशा के लिए दफन किया गया। मैं इसलिए भी भावुक हो रहा हूं कि मुझे लगता था कि ये अनुच्छेद के हटने के बाद हमारी घाटी में वापसी एक ख्वाब ही न रहे, बल्कि एक हमारा एक जीवन काल का सपना है, वो पूरा हो जाए। लेकिन आज राजेंद्र जी, तक इस हाँ, प्रेमी साहब, आज आप जम्मू में हैं। पिछले 8-10 दिन से आप जम्मू में हैं। आज 5 अगस्त भी है। आपने पूरा जम्मू का जो यहाँ पे विस्थापित कैंप है, आपने इनका भी दौरा किया, आपने भी हर एक चीज़ देखी। आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीरी विस्थापित कहाँ पे खड़े हैं? क्या आर्टिकल हटने से कश्मीरी विस्थापित समाज में कोई फ़र्क पड़ा? क्या नहीं हटने से कोई फ़र्क पड़ा कि हम कश्मीरी पंडित वहीं के वहीं हैं? इस ये बारे में थोड़ा आप रोशनी डालिए। दिलीप जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और रेलेवेंट भी है। क्योंकि आज के समय में जब हम 35 साल की निर्वासन में वहीं के वहीं उसी रास्ते पे खड़े हैं जहां पे हम 1990 में कश्मीर घाटी को छोड़ के जम्मू के प्रांतों में, देश के विभिन्न अंगों में और देश से बाहर भी विदेशों में हमारे विस्थापित गए, एक डर के माहौल को से बचने के लिए, एक अपने पुनर्जीवन को रोशन करने के लिए हमें घाटी को छोड़कर इन जगहों पे वास लेना पड़ा। आज के दिन 6 साल से अनुच्छेद दफन किया गया। 6 साल से रियासती सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इसलिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि घाटी में सब कुछ ठीक हुआ है। मुझे लगता है हमारे लिए घाटी की जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल स्थिति है, जो बाकी वातावरण है, हमारे लिए जब ही ठीक होगा और जब हम अपने कश्मीर में वापस चले जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई समाधान ठोस हुआ है जिससे हमारी घाटी वापसी यकीनी हो। हाँ, जरूर ये बात हमें देखी हमने देखी, हमने जांची, हमने पनपी कि घाटी में अलगाववाद बहुत हद तक खत्म हो गया है। घाटी में स्टोन पेल्टिंग बहुत हद तक खत्म हो गई है। घाटी में जो उग्रवाद का कैलेंडर था, वो नेस्त नाबूद हुआ है।
लेकिन अभी इक्का दुक्का वाकयात आ रहे हैं और बड़ी तेजी से आ रहे हैं। हमें इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। हमें विश्वास है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमें विश्वास है अपने इंडियन फोर्सेस पे, और हमें विश्वास है उन कश्मीरी नौजवानों के दिमागों पे जो आज भटके हुए राह से अच्छी राह पे चलने की कोशिश में लगे हैं, और हमें उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए कोई ऐसा इससे एक ऐसी राह निकले, ऐसी राह पन पे जिससे हमारी घाटी वापसी या पुनर्वास का कोई तरीका हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी बेहतरी आई है, विकास में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मोदी जी जिस नारे को दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, मुझे लगता है इस नारे में, इस नैरेटिव में कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहा है, और क्योंकि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। और मुझे मालूम नहीं हमारे पाप क्या हैं, हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है कि हम इसके साथ में हम बशाना नहीं चल पा रहे हैं जो मोदी जी का ये नारा है। हाँ, बेशक यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी ने जो सहानुभूति हमारे साथ में दिखाई, जिस त्रासदी में वो बराबर का हिस्सा रहे, जिस हमारी पुनर्निर्वास के लिए विस्थापन में हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नहीं लगता कि वही सहानुभूति आज हमें, जब यही पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है, मुझे नहीं लगता कि वही सहानुभूति हमारे साथ में है। दो चीजें मैं जिक्र करना चाहूंगा चनाची, मैं भी हाँ, इनके साथ मैं बीच में 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ आपको। बीच में मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। आज हमारे एलजी महोदय ने 240 लोगों को नौकरी दी। टेरर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप भी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के नेशनल कन्वीनर हो। आप विक्टिम्स ऑफ टेरर का जो ऑर्गेनाइजेशन उसके आप नेशनल बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या आपने कभी हमारे माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय उपराज्यपाल जी से कभी ये मुद्दे उठाए कि भाई वी आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हमारी रिहैबिलिटेशन और हमारी जो मतलब आप ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए 2010 में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप हक बजाने पीएम पैकेज मतलब ये घोषित हुआ था, वो 6000 अभी तक पूरे नहीं हुए, वो 6000 भी अभी तक पूरे नहीं हुए, जबकि आज की डेट में आप कश्मीरी पंडित में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 99.9%। सही बात है दिलीप जी। आप कश्मीरी पंडित के लिए जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जगह नहीं है क्या? आपका क्या ख्याल है इस पर? आपने सही बात कही और हक बजानिब है। आपने दो टूक बात कही और पूरा आपने एक पॉइंटेड क्वेश्चन उठाया। इस सवाल के 2-3 हिस्से हैं, 2-3 भाग हैं। पहले मैं डायरेक्टली सी पार्ट पे आऊंगा। मैं राज्यपाल महोदय को, उपराज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से भी। मैं देता भी रहा हूं इसलिए क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो यहाँ यूटी में थी या जब तक स्टेट थी, जो यहाँ पे सरकारें चल रही थी, उन्होंने मिलिटेंट रिहेबिलिटेशन के लिए सरेंडर्ड मिलिटेंट रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम बनाया था, और जिससे हमारी भाषा में कहा जाता था रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, बल्कि हीलिंग टच पॉलिसी। लेकिन एक्चुअल वो हीलिंग टच पॉलिसी टेरर विक्टिम्स के लिए नहीं थी। वो हीलिंग टच पॉलिसी उन सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के लिए थी जिन्होंने पहले 5-5, 10-10 लोगों को बेगुनाह निहत्ते मारकर वापस आ गए अपना काम करके, और सरकार ने उन्हें नौकरी दी, उन्हें जगह दी रहने के लिए। और आजकल के जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उनका ध्यान हमने इस पे आकर्षित करवाया कि असली जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं
जो विक्टिम्स ऑफ जिनोसाइड हैं कश्मीरी पंडित, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, इनकी रिसेटलमेंट के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चनाच आपने सही फरमाया, आपने सही कहा कि मैं भी खुद एक फ्रंट लाइन पीड़ित परिवार से आता हूं, तो इसके लिए मैंने भी पहल की, मैंने भी उन्हें काफी सुझाव दिए, मैंने भी काफी पत्र लिखे, मैंने भी काफी मेल डाले, मैंने भी जितनी भी मीटिंग है उनके साथ मेरी हुई हैं, उसमें मैंने यही बातें छेड़ी। और ये ए पार्ट है क्वेश्चन, सी पार्ट क्वेश्चन का ये डायरेक्ट रिप्लाई है। और यही कारण है कि उन्होंने इस काम का श्री गणेश करके कहीं प्रेमी साहब, पिछले ही एक दो महीने में उसका बेड़ा उठाया है। हमने बार प्रेमी बार साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं। आपने बोला कि 2019 से कुछ बदलाव आया है, आपने बोला कि 317 के बाद कुछ बदलाव आया है। मैंने 2025 में एक आरटीआई की थी कि जिसमें हमने मांगा था भी कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, प्लीज उनका ब्यौरा दीजिए। ठीक है, इट इज वेरी शॉकिंग, इट इज वेरी शॉकिंग कि उस लिस्ट में स्वर्गीय सर्वानंद प्रेमी जी का नाम नहीं है। ये बहुत ही त्रासदी है। ये सरकारी एक मिनट, उस लिस्ट में स्वर्गीय सर्वानंद जी का नाम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो मिसिंग है, जिनकी आज तक एफआईआर भी नहीं की गई। ठीक है, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमें बड़ी आशाएं थी कि अभी एक सरकार आई है जो कश्मीरी पंडित का कहीं से कहीं जो एक जस्टिस है, जो एक इंसाफ है, उस इंसाफ की ओर काम करेगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल 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 आपने 35 साल से हम उस इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक अपवाद के रूप में एक भी किलर को सजा नहीं मिली। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ पंडिता साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरी एक ही खुशकिस्मती थी विस्थापन के बाद कि हम डायरेक्टली दिल्ली पहुंच गए। हम यहाँ पे नहीं रहे, हम दिल्ली में चले गए और वहां पे मैंने अपने तमाम जो मेरे ऊपर मुसीबतें थी, मेरे ऊपर जो तकलीफ थे, क्योंकि मैं जिनोसाइड का शिकार हुआ था जैसे बाकी कम्युनिटी थी, वहां पे एक हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, एक फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन जिससे सरकार ने नोडल एजेंसी घोषित कर दिया था उन 2-4 सालों के लिए, और जिससे कश्मीरी समिति दिल्ली कहते हैं। वहां पे मैं पहले साल ही 91 में यहां से जाने के बाद ही उसका चीफ कोऑर्डिनेटर बना, और उसके दूसरे साल बाद, उन दिनों उसकी टर्म 1-1 साल हुआ करती थी, तो दूसरे साल में उस समिति का सेक्रेटरी बना। तो तभी से हमारी ये डिमांड रही कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित किया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज न्यायाधीश के द्वारा उनकी डायरेक्शन में, उनके नेतृत्व में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जो 2-3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान आकर्षित करवाएगी। वो ये कि किन हालात में, किन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडित समुदाय को 100% वहां से पलायन करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीरी पंडित शहीद किए गए उनका एक पूरा हिसाब किताब, पूरा डेट वाइज, क्रोनोलॉजी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज रखा जाए। और तीसरी बात जो हमने उस समय डिमांड की थी 90 से ही, कि जहां पे एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, उन रजिस्टर्ड एफआईआर का केसेस का एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन दोनों टाड़ा कोर्ट हुआ करते थे, तो हमने डिमांड किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके लिए उन्हीं पावर्स के द्वारा इन तमाम केसेस को ट्राई किया जाए, और दोषी जो भी पाए जाएंगे, दोषी जो भी दिखे जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन बड़ी मायूसी से कहना पड़ता है, बड़ी विपदा के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी सरकार का ध्यान भी इस हमारी डिमांड पे नहीं गया। हालांकि अभी अनुच्छेद हटने के बाद जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कही गई थी, हालांकि उसको
कई लोगों ने नकार भी दिया है, लेकिन मुझे अभी भी व्यक्तिगत तौर से आशा है कि ऑनरेबल एलजी साहब, जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उनका जो कारावास है उसको बढ़ाया जाना चाहिए अगले 5 साल के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आज 5 अगस्त में ही के दिन उनका कार्यकाल शायद पहली इनिंग्स का पूरा इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी, केंद्रीय सरकार से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री महोदय से, कि उनका कार्यकाल दोबारा से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, ताकि जो उन्होंने अच्छे काम, अच्छे कार्य शुरू किए हैं, उन कार्यों को वो अंजाम दें। और हमारी डिमांड्स जो भी हैं, एक तो मैं दोबारा से दोहराऊंगा जल्दी से कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश किया जाए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के अंडर, जो विच विल लुक इनटू द कॉज ऑफ द जेनेसिस which led to the cause of migration of the entire community of Kashmiri Pandits. Number 1, number 2, जितने भी हमारे लोगों को, कश्मीरी पंडित समुदाय को शहीद किया गया, उनकी जहां पे रजिस्टर एफआईआर हुई है, उन एफआईआर को ऑन ए समरी ट्रायल पे डील किया जाए, और जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उनके भी एफआईआर दर्ज हो और उन केसेस को भी ट्रायल में लाया जाना चाहिए। यहां पे मैं पार्ट बी रिप्लाई आपके क्वेश्चन का दूंगा जो आपने अभी पूछा। वो ये है कि सरकार के पास जितने भी कागज हैं उनमें 219 ही दिखा रहे हैं कि वो हमारे पास मार्टिर हैं। जैसे आपने खुद ही कहा, हमने आरटीआई के द्वारा अभी 2024 में ही शायद, या 2025 के शुरू में ही आरटीआई द्वारा जो उनसे ब्यौरा मांगा, उनसे डिटेल्स मांगे, तो बहुत दुख के साथ अभी मैंने पीछे भी 1-2 टीवी इंटरव्यूज में नेशनल लेवल पे ये कहा कि ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का एक चिट्टा नमूना है कि उसमें मेरे पिताजी, जो कि एक फ्रंट लाइन ये मार्टियर भी हैं, उनका नाम ही उसमें दर्ज नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। ऐसे ही काफी, मुझे लगता है सैकड़ों नहीं हजारों लोग हो सकते हैं कश्मीरी पंडितों में जिनके नाम किसी न किसी कारण से, अरे ये तो आप बिल्कुल, ये तो आप हाइट ऑफ एनीथिंग, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा समुदाय मंत्री से संतरी तक कहीं भी नहीं है, इसीलिए हमारे साथ में ये हुआ। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है प्रेमी साहब, इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के एक वो पोर्टल खोला था, कश्मीरी माइग्रेंट ग्रीवेंस पोर्टल, उसमें बड़ा डंडोरा पीटा गया था, बड़े लोगों ने उसमें ग्रीवेंसेस डाली, लेकिन आज तक एक भी ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं हुआ। एक मिनट पहले सवाल तो पूछे। आज तक एक भी ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं हुआ। आज तक एक कनाल लैंड भी रिट्राइव नहीं हुई। आज तक एक भी मरला, जो मंदिरों की जमीन एनक्रोच की गई थी, जो शमशानों की जमीन एनक्रोच की गई थी, आज तक एक भी मरला रिट्राइव नहीं किया गया है। ठीक है, यह होगी एक बात। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए, जो जैसे हमारा रिलीफ कमिश्नर है, वहां पर भी एक पोर्टल दिया जाए ताकि जो कश्मीरी पंडितों की जो लैंड की प्रॉब्लम है, जो लैंड रिकॉर्ड्स है, उसको हमारे कमिश्नर ऑफिस में अवेलेबल रखा जाए। उसके लिए एक अलग से सेल खोल दी जाए, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग से सेल खोल दी जाए, सो दैट जो कश्मीरी पंडित को 10 रुपए के काम के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो 10 रुपए का काम नहीं होता है। ये जायज बात है और ये जेन्युइन डिमांड है और ये जस्टिफाइड डिमांड है कि जो हमारी संपत्तियां मकानों के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में वहां पे हम छोड़ के आ गए रात के अंधेरे में या दिन के अंधेरे में, क्योंकि अपने बाकी जो परिवार था उनको बचाने के लिए हमको वहां से जबरदस्ती निकाला गया, तो ये बात जायज बनती है। और सरकार का इसमें जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट बना, हालांकि वो 1997 में बना है, उससे पहले नहीं बना, देर आए दुरुस्त आए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक बात पे जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि सरकार के पास
विशेष तौर से जब यूटी को कन्वर्ट किया, स्टेट को कन्वर्ट किया गया यूटी में, तब से मुझे लगता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एलजी महोदय ने हर एक जिला में एक अतिरिक्त उपायुक्त होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है, जिसको इन्होंने नियुक्त किया सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, हमारे डाटा को मेंटेन करने के लिए, और जो हमारी ग्रीवियंसेस हैं, पोर्टल तो इसीलिए बनाया गया था, लेकिन हमारी ग्रीवियंसेस, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं और मैं भी इसका गवाह हूं, चश्मदीद गवाह हूं, मेरे साथ में भी जो मेरी संपत्ति है वहां पे, उसका कहीं पे मुझे रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। अरे इन्होंने 5-6 बार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2-4 बार डिमार्केशन टीम्स को एस्टैब्लिश किया, और वहां पे वो रिपोर्टें दिए जा रहे हैं कि साहब यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई ग्रैबिंग नहीं है, कोई ट्रेसपास नहीं है, सब ठीक है। अब जबकि हमने उनको कन्फ्रंट करके एक एथेंटिक तरीके से उनका हमने वो रिबटल दिया, तब उन्होंने मान लिया, हाँ साहब इसमें है, आपकी जमीन हमारे पास है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक और जहां तक हमारे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसमें हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने अभी कहा, जो टेरर विक्टिम के लिए उन्होंने जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का दोबारा से उन्होंने वो एसआरओज के द्वारा, अभी आप बात कर रहे थे कि आज ही 250 नौकरियों के ऑर्डर बटे हैं लोगों में, लेकिन एलजी महोदय की नोटिस में, उनके संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये अल्पसंख्यक जो हमारी पीढ़ी, हमारी जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, मैंने उनका ध्यान आकर्षित करवाया और मैंने उन्हें मेल लिखा और उस पर हमारी बात भी हुई। और वो कह रहे हैं, एलजी साहब के मेरे को लग रहा है, ऑफिस से विश्वास आ गया मेरे को लग रहा है पिछले 5 साल से, मेरे को ये लग रहा है कि पिछले 5 साल से कश्मीरी पंडित के प्रति जो काम होना चाहिए था, कश्मीरी पंडित के लिए जो काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, एक छोटी सी बात है रिलीफ, एक छोटी सी बात है मंथली रिलीफ, जो 3250 एक आदमी को मिलता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो माँ और बेटा है, बेटा मेंटली रिटार्डेड है, माँ वो भी सेमी रिटार्डेड है, वो भी पूरे होश हवास में नहीं है। 6500 रुपए में क्या उसका घर चलेगा? क्या हमारे एलजी महोदय, एक मिनट, क्या हमारे एलजी महोदय के दिल में इतनी दया नहीं है? क्या इतनी दया नहीं है कि वो रेप को थोड़ा बढ़ा दे? और जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस, उसमें कभी एक लुकोना, कभी दूसरा लुकोना, कभी तीसरा लुकोना, और जो हमारी मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो भी कश्मीरी पंडित के लिए बंद किया गया है। दिलीप जी, मैं ये बात दोहराने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, मैं ये बात दोबारा रिएट्रिएट करने में कोई मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है, बल्कि मैं शर्मिंदा होता हूं जब मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं। वो ये है कि ऑनरेबल एलजी साहब के सामने जब हमारा 1 मई का अपने पिताजी का और अपने भाई जी का बलिदान दिवस होता है यहाँ पे, तो उसमें वो एज चीफ गेस्ट उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। और मैंने कहा, सर मैं आज आपसे इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि हमारी रिलीफ की बढ़ोतरी, हालांकि एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये जो हमारी रिलीफ की कैटेगरी है, ये 100% नहीं है, ये 50% भी नहीं है, ये 40% भी नहीं है, 30 भी नहीं है, बल्कि 20 से कम लोग हमारी कम्युनिटी के जो एग्जाइल्ड है, उनमें से 10 से 12% लोग ही रिलीफ ले रहे हैं और रिलीफ पर डिपेंडेंट है। और कैंप में रह रहे लोग, टाउनशिप में रह रहे लोग, सब लोग रिलीफ पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनको सरकार रिलीफ देती है उनकी बढ़ोतरी, राहत राशि की बढ़ोतरी आज से 15 साल पहले जूं की तू ही चल रही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि प्राइस इंडेक्स काफी बढ़ गया है, हालांकि डीए रेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का काफी बढ़ गया है और पेंशनर्स का भी, लेकिन हमारी रिलीफ राहत
राहत राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मैं शर्मिंदा हूं। सरकार को भी इसमें शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन जब एलजी साहब और इस साल भी चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में। प्रेमी साहब, आपकी इसमें एक सवाल निकल के आ रहा है, आपके इसमें एक सवाल निकल के आ रहा है कि आपने बोला जब मैं एलजी महोदय से मिला, उन्होंने स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि दी, आपने अभी बोला है, लेकिन क्या उन्होंने उन स्वर्गीय प्रेमी साहब को इंसाफ दिलाने की कोशिश की? ये बड़ा इस लड़ाई में ये दो चीजें, एक सहानुभूति है ना, ये दो चीजें हैं, एक सहानुभूति है, एक इंसाफ है। सहानुभूति हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसाफ की बात आती है, यहाँ पे सही बात मैं खुद भी दो बार एलजी महोदय से मिलने पहुंचा, लेकिन इंसाफ आज की डेट में भी कोसों दूर है। आपकी बात दिलीप जी बहुत ही सही है और बहुत ही जायज है, और जायज प्रश्न आपने कहा। हमारा हक है गिला करना, हमारा हक है शिकवा करना, क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार में बैठे हुए लोगों को उनको जगाना हमारा फर्ज है। मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि मेरी कंटिन्यूअस 32 साल की स्ट्रगल जो मेरी रही है, struggle for restoration of justice, not to my family only, but to all these families of terrorism, of genocides, victims of genocide survivors जितने भी हैं, इसी के लिए मेरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में लास्ट ईयर एक हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई, उससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जजमेंट आई, उससे पहले 2012 में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जजमेंट आई, और सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई। हालांकि ये बात सही है, मैं इनकार नहीं करूंगा कि सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद लास्ट ईयर 2024 में 2 मई को आदेश आया, जब उन्होंने सरकार की पिटीशन को इनफ्रैक्शस करार दिया। माने ये बेमाने है आपका पिटीशन, तो वो पिटीशन के बाद इन्होंने मतलब आप भी 35 साल से लड़ रहे हैं, आप भी 35 साल से लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। 35 साल में अगर इंसाफ नहीं मिला, फिर कब मिलेगा? कोई भी, चाहे कोई भी सरकार हो, एक मिनट, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, इन 35 सालों में कोई भी सरकार कश्मीरी पंडित के लिए सिंसियर नहीं थी, चाहे आज की सरकार हो। क्योंकि देखो, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमारे घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को अवतार मानती है, बजरंग बली मानती है, ठीक है, लेकिन अगर वही बजरंग बली उन माताओं बहनों से रूठ जाए, हैं, दिल टूट जाता है। दिल बड़ी मैं संक्षिप्त में शर्मिंदा होकर के, सरकार की तरफ से शर्मिंदा होकर के इस बात का आपको उत्तर दूंगा। वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जो मैं कहते आ रहा हूं, कि आर वी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, अल्पसंख्यक ही सही, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकारों ने, जिस तरह से भूतपूर्व सरकारों ने हमको नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, क्योंकि हम विक्टिम्स ऑफ जिनोसाइड हैं, क्योंकि हम टेरर विक्टिम्स हैं, हमारे पास, हम निर्वास में हैं, हमारे पास कोई टेरिटरी नहीं है, हमारा कोई एड्रेस नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है अपनी। तो ये इस हालात में, इन हालात में जब हम सब इकट्ठे होकर के लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वी कैन मूव माउंटेन्स। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी साइलेंस है, जो हमारी चुप्पी है, और जिस तरह से हमें इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है इस पे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम कश्यप ऋषि की वंश से हैं, और मुझे इस बात पे पूरा गौरव भी है और विश्वास भी कि कहीं ना कहीं हमारी साइलेंस जब टूट जाएगी, तो आतिशफिशान बन करके
फिर मुश्किल होगा इस साइलेंस को कंट्रोल करना। मुझे लगता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम पापी नहीं, हम दोषी नहीं, लेकिन हम पे जो अत्याचार हुए हैं, माता रानी उनका संहार करेगी। और मुझे लगता है कि जो आज की सरकार की नीयत है, इनकी नीति भी है और इनकी नीयत भी है, ये इनको नेस्त नाबूद करके ही रहेंगे। हाँ, बेशक हमारी तकलीफ में बढ़ोतरियां हो रही हैं, हमारे निर्वास में इसका स्पैन बढ़ता जा रहा है, हमारे कष्ट और भी होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे नौजवान मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना नाम कमा रहे हैं, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रहे हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम कमा रहे हैं, इकोनॉमिकल अफेयर्स में नाम कमा रहे हैं, और बाकी जिंदगी के बाकी शोबों में भी जिस तरह से अपना नाम कमा रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा कि हम दोबारा से इस घाटी में वापस हम हुकूमत करने जाएंगे, वापस हम राज करने जाएंगे, क्योंकि हम राज करने ही आए हैं। राज सहने इंसाफ। रेमी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में कश्मीरी पंडितों की, क्या वो इस मिशन में अभी तक उनका क्या रोल रहा है कश्मीरी पंडित को जस्टिस दिलाने में, कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन कराने में, उन ऑर्गेनाइजेशनों का क्या रोल रहा है? नंबर वन। एक मिनट। नंबर टू, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंग्रेज वो बोल रहे थे कि बट डिवाइड एंड रूल। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, सभी का एक ही समंदर में उनका मिलान होता है। क्या ये कश्मीरी पंडित को बांट के उस पे मतलब बहुत तितर बितर रहे, उसकी एक आवाज ना बने, उसकी मतलब जो आवाज है वो सिनेप्सिस में आ जाए, दूर दूर से आ जाए, लेकिन उसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हेड है आज की डेट में, क्या कुछ लोग वो हमारे, क्या वो कुछ पपेट बने हुए हैं कि जो अपनी आवाज उतना इफेक्टिवली नहीं उठा सकते हैं जितना इफेक्टिवली उनको उठानी चाहिए थी। जैसे कि आप 2012 तक आंध्र कश्मीरी समाज के साथ जुड़े थे, उसके बाद कश्मीरी समिति के साथ जुड़े थे, लेकिन आज वो आवाज मिसिंग लग रही है। जो आवाज उठनी चाहिए थी कश्मीरी पंडित की, जितनी भी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आवाज उठनी चाहिए थी वो मिसिंग है, वो कहीं पे दबी हुई है, वो कहीं पे वो पर्सनल महत्वाकांक्षा की वजह से वो आवाज दबी हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही भी है, हक व जानिब है और जायज भी है, दुरुस्त भी है। देखिए पंडिता साहब, जब मैं दिल्ली चला गया तो पहले ही 2 साल में मैं कश्मीर समिति का पहले साल चीफ कोऑर्डिनेटर बना, उसके बाद मैं दिल्ली समिति में सेक्रेटरी बना। लेकिन मुझे लगा कि हमारे मुद्दे अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं, तो मैं दिल्ली समिति को छोड़ करके वहां पे हमारे उस समय के भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उन्होंने एक आउटफिट बनाया, जम्मू कश्मीर संगम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ में सबसे ज्यादा सहानुभूति दिखा रही थी। और उन्होंने एक आउटफिट बनाया। एक ह्यूमिड जून को स्वर्गीय श्रीमान केदारनाथ साहनी जी मेरे घर पे पधारे, तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूं, एक चूहा शेर की क्या मदद कर सकता है। तो उन्होंने मुझे एज फाउंडर जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया जम्मू कश्मीर संगम का। मैं इसलिए आपको यह कहना चाह रहा हूं कि एक कोहिजन हो, एक वो स्ट्रेट टॉक हो, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो 5-6 साल तक मैं जम्मू कश्मीर संगम का, जो बीजेपी के साथ का आउटफिट था, कश्मीरी माइग्रेंट वेलफेयर का काम देखता था, उनके साथ में हमने काम किया और काफी अच्छे काम हुए। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं गिनना नहीं चाहता। उसके बाद एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं संक्षिप्त में इसको कवर करूंगा।
2003 में सॉरी, पंडित जे.एन. कौल, जिनको पापा जी कहते हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, शांति है ही है। तो मैं उनके साथ मुझे काम करने का मिला मौका ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में, तो उन्होंने मुझे वहां पे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। तो काफी काम किए हमने, काफी काम, बहुत काम किए, गिनना नहीं चाहता, गिनवाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद श्री महाराज कृष्ण काव, रिटायर्ड IAS सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ इंडिया, हमारे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सेक्रेटरी हुए। उनके दौर में इतने अच्छे काम हुए जिनके कुछ मैं काम आपकी चैनल के वसातत से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज तक इन चीजों से बेखबर है, उनको बाखबर करना चाहता हूं। वो ये कि सबसे पहले हमने एक पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें काफी चीजें हमने मांगी थी और हमने ये कहा कि हमारी पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है। तो उन दिनों मधुकर गुप्ता जी होम सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम 10-15 दिन में आपको एक पैकेज देंगे। और उसी पैकेज का हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट के इंजेक्शन से कम्युनिटी को मिला, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर्स एक पैकेज था और उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का भी कंपोनेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि 3000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड सपोर्टेड फाइनेंशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 3000 will be supported and financed by Government of India SRE security related expenditure। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो कंपोनेंट बाकी उस पैकेज में है, हालांकि उसे रिटर्न के साथ लिंक किया गया था, उस रिहेबिलिटेशन पैकेज को रिटर्न के साथ लिंक किया गया था, जिसको कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था उस दिन। लेकिन बाद में जब यहां की सरकार ने सिर्फ एक कंपोनेंट को, नौकरियों के कंपोनेंट को इंप्लीमेंट किया, तो लोग निराश हो गए और उसको भी उन्होंने पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मुझे सिर्फ यहां पे ये बात दोहराने का यही मकसद है कि ये काम हमने ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में रिट पिटीशन द्वारा सरकार के साथ जुद्दोजहद के बाद, काफी लड़ाई के बाद। संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिए, लास्ट का एक सवाल है। 2014 से आज तक 11 साल हो गए। जितना हम 1990 से 2014 तक परेशान नहीं हुए थे, इन 11 सालों में कश्मीरी पंडितों को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया, डेली एक एक फॉर्म निकल रहा, कभी नक्शा, कभी क्या, मतलब 35 साल हो गए मेरे विस्थापन के। मुझे आज भी अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं कश्मीरी पंडित विस्थापित हूँ। मुझे आज भी, जो मुझे इन 11 सालों से, मतलब आप देखिए दिल्ली में रिलीफ बंद है, आप उनको रिलीफ दे रहे हो, आप उनको रिलीफ दे रहे हो जिन्होंने लोगों का कत्ले आम किया, उनके साथ आज तक आपने छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन जिसको घर से भगाया गया, जिसके अपनों को मारा गया, आप उसको आज भी उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो आदमी सोच रहा है कि बेहतर वही मिलिटेंट में जिन्होंने एक गोली से मारा था। यहाँ डेली स्वीट पॉइजनिंग होती है, यहाँ डेली उस कश्मीरी पंडित को मारा जाता है। इस बारे में आपका ये शिकवा बहुत जायज भी है, दुरुस्त भी है, हक बजानिब भी है, क्योंकि अगर रिलीफ वही का वही है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, इस रिलीफ की तकसीम में, इस रिलीफ को डिसबर्समेंट में अगर कहीं पे अड़चन आ रही है तो क्यों आ रही है 35 साल के बाद? मैं इसका उत्तर इसलिए देना चाहता हूं, और मैं डायरेक्टली रिलीफ के साथ में ना तो मुझे मालूम है कि क्या अड़चन आ रही है और क्या तकलीफें आ रही है, लेकिन हर दिन मैं सुनता रहता हूं, लोग टेलीफोन करते हैं, लोग अवगत करते हैं, और पेपरों में भी ये निकलता है कि आज ये फॉर्म, कल वो फॉर्म। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिलीफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इसमें शफाफियत, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उसके लिए सरकार ये करती होगी, मुझे इसमें कोई दुख नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो ये 35 साल के बाद आप ट्रांसपेरेंसी कहां से लाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इतनी ही जरूरत है, आप लोगों के पास क्यों नहीं जाते? नंबर 3, अगर सरकार को ये
इतनी तकलीफ हमें देनी है तो ये रिलीफ बंद ही करो, हमें मारो, हमें खत्म करो। मुझे आज लकीली या अनलकीली यहाँ बेरीमेंट के सिलसिले में 5-8 दिन यहाँ जम्मू में रहने का मौका अवसर मिला। काफी लोग मेरे पास आए, काफी लोगों से मैंने संपर्क साधा और काफी लोगों के साथ मेरी बात हुई। वो यह कहते हैं कि साहब, ये सरकार को बोलो, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनको बोलो, उनके पास में ये बात जरूर होगी, क्योंकि कई माध्यम काम करते हैं आजकल, कई सोर्सेज काम करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा, मैं दोबारा से इस बात का आग्रह करूंगा कि हमारी बात को समझिए। कहीं ऐसा न हो कि ये जो हमारी आज आज आप जिसको कहते हैं कि ये बेचारे चुपचाप बैठे हैं, हमारी ये चुप्पी को वालकुनून में तब्दील मत करवाने दीजिए, इसमें मदद करिए। हमारी जो तकलीफें हैं इनको सुनिए। मैं एलजी महोदय से भी, मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी, होम मिनिस्टर से और विशेष तौर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, हालांकि एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैंने अपनी लेवल पे, हमने जो हमारे जिनोसाइड विक्टिम्स हैं उनका एक हमने फोरम बनाया हुआ है दिल्ली में, और उस फोरम के माध्यम से हमने अपॉइंटमेंट मांगा था ताकि हम 2-4 चीजें ही उनको बताएं। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारे महोदय प्रधानमंत्री ने, जिनको मैं समय का महापुरुष मानता हूं, जिनको मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन उन्होंने जो वादे किए हमारे साथ 14 सितंबर लास्ट ईयर को, 2 चीजें उन्होंने कही थी और यहां जम्मू में ही आकर के कही थी। शायद कष्टवार या डोडा गए थे इलेक्शन रैली में, वहां उन्होंने कहा था कि राहत राशि की बढ़ोतरी का मैं अभी संज्ञान लिया हूं और आज के दिन से ही राहत राशि की बढ़ोतरी होगी। मोदी जी, मैं अफसोस से कहना चाहता हूं, प्रेमी साहब इसी में आपको मैं एक मिनट थोड़ा वो एक थोड़ा सा इसको ना हल्के लहजे में लेता हूँ, मैं हल्के लहजे में लेता हूँ। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जम्मू आए थे, जम्मू में उन्होंने रैली की थी, उन्होंने बोला था कि मैं कश्मीरी पंडितों की सहायता राशि को बढ़ा दूंगा। आज हो गए 10 महीने, आज हो गए 10 महीने, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 10 महीने में क्या हमारी सहायता राशि नहीं बढ़ सकती है? क्या वो पॉलिटिकल जुमला था या कश्मीरी पंडित के साथ मजाक था? देखो, मैं ना तो बीजेपी का कोई स्पोक्समैन हूं, ना तो मैं बीजेपी से कोई ब्रीफ लेके आया हूं, या तो सरकार से भी कोई ब्रीफ लेके नहीं आया हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ये भारतवासी होने के नाते, एक कश्मीरी विस्थापित होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं जब हम ये रिपीट करते हैं कि हमारे साथ में ये अन्याय हुआ, हमारे साथ में ये हुआ, हमारे साथ में वो हुआ। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सरकार के पास में हमारी सारी बायोडेटा है, सरकार के पास में हमारे सारे हिस्ट्री शीट है। मैं संक्षिप्त में आखिर पे आपकी चैनल के माध्यम से दोबारा 2-3 चीजें संज्ञान में रखना चाहता हूं। वो ये कि हमारे साथ में जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी के कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि किन हालात में, क्या हालात हुए कि हमको तमाम के तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय को रातों रात विस्थापित होना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिनको शहीद किया गया, उनके परिवारों के साथ में एक जो आपने एक पुनर्वास की पॉलिसी बनाई है, उनको भी अप्लाई किया जाना चाहिए। 2 यार्ड स्टिक ना हो तो अच्छा रहेगा, इसलिए उन परिवारों के साथ संपर्क साधना चाहिए। नंबर 3, जहां पे एफआईआर दर्ज हैं, उन एफआईआर को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनकी सुनवाई होनी चाहिए। नंबर 3, जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हुए हैं, वहां पे एफआईआर दर्ज हो और वो केसेस भी एनआईए को दिए जाने चाहिए, ताकि इनका भी उनकी पूरी तरह से जांच हो। नंबर 4, जो हमारे रिलीफ होल्डर माइग्रेंट्स हैं, इनकी राहत राशि को विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जहां पे पीछे इनकी राहत राशि बढ़ोतरी हुई थी, उस दिन से आज तक, 10 साल पहले से आज तक उनके एरियर्स दिए जाएं और राहत राशि बढ़ाई जाए। नंबर 4, जो हमारे लोग हैं, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, हमारी आंखों में अब आंसू नहीं है। मोदी जी, जरा हमारी
तकलीफ को समझिए। आप उस परिवार से आते हैं जहां पे आपने खुद ही कहा कि मेरी माता जी पानी भरती थी, इसलिए आपको हमारी तकलीफ समझ में आएगी। हमारे पास न घर है, न टेरिटरी है, ना एड्रेस है, निर्वास है, तो हमारी तकलीफ को समझिए और एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जहां पे हमारी ग्रीवेंसेस रजिस्टर हों और उनका वहीं पे इजाला होना चाहिए। चौथी बात, हर एक डिप्टी कमिश्नर को आज ही डायरेक्शन दी जानी चाहिए ताकि एक एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2-2 महीने जम्मू में कैंप लगाएगा और हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कागजात वो ले आए। मैंने पहले ही दिन से कहा था जब हमारी डोवाल साहब से मीटिंग हुई इन पे, आपने सारे कानून रिवर्स किए जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो लैंड टू टिलर कानून था उसको आपने रिवर्स क्यों नहीं किया? हमारी जमीनें हमसे मुफ्त में छीनी गई, हमारी जायदाद हमसे मुफ्त में छीनी गई। उस जायदाद को वापस, जो आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट लैंड एक्ट है, उस एक्ट के तहत हमें अपनी जायदाद का, अपनी संपत्ति का, अपने पेड़ पौधों का, अपने बाग बगीचों का एक पासबुक दे दो हमें कि ये प्रॉपर्टी आपकी हमारे पास है। एक पासबुक मोहर डाल के डिप्टी कमिश्नर से कि ये प्रॉपर्टी आपकी हमारे पास है। और लास्ट में मैं एलजी महोदय साहब से गुजारिश करूंगा दोबारा से कि जैसे आपने वादी में, घाटी में या जम्मू के भद्रवा कष्टवार इलाके में राहत कैंप लगाए, जो जहां पे आपने पीड़ित परिवारों के तकलीफ का इजाला किया, एसआरओ अपॉइंटमेंट नौकरियां दी, बाकी चीज आपने दी। इसी तरह से मुझे लगता है अब हमारी बारी है। हमारी बारी नंबर 1 थी, लेकिन किसी कारण से आपने हमको नंबर 2 पे रखा। कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं, लेकिन हमारे दिल में ये शिकवा जरूर है, हमारे दिल में ये शिकायत जरूर है। ये कोई सदाए इल्तिजा नहीं, ये सदाए हक है। मैं हक से कहता हूं कि अब हमारी बारी है। अब हमारी कम्युनिटी पे, जिसके पास में कुछ नहीं है, होमलेस है, टेरिटरी लेस लोग हैं, एड्रेस लेस लोग हैं, और जो पीड़ित परिवार है, सारे जिनोसाइड ऑफ विक्टिम्स ऑफ जिनोसाइड हैं, उनकी तरफ अगर आप ध्यान देते हैं, सूनर द बेटर। बाद में हम कहेंगे, जब हम नाराज होके रहेंगे तो माता रानी देखती है, माता रानी सुन रही है, माता रानी हमेशा आंखें खुली रख के हमारी तकलीफों को, अरे हमारे पास रिजिलियंस है, हमारे पास अपने पूर्वजों का वरदान है, हमारे पास अपने सनातन का ताकत है। इसी ताकत से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अच्छे तरीके से अपने पांवों पे, अपनी टांगों पे, पूरे इस राज्य का नहीं बल्कि इस देश का इस देश का पूरे संसार भर में अपना कश्मीरी पंडित का जो नाम है वो नंबर 1 लिया जाएगा और अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से लिया जाएगा, जैसे पहले हिस्ट्री में हुआ है। इतिहास गवाह है कि हमारे साथ में बहुत इन्होंने दुख दिया है, तकलीफ दिया है, चाहे सिकंदर बुतशकन के समय में, चाहे पंडित प्रेमी साहब, ये इनके समय में। मैं ये सवाल, एक मिनट प्रेमी साहब, लास्ट में एक सवाल है, क्योंकि अगर मैं ये सवाल ना उठाऊं, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी उन लोगों के साथ होगी। जो कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, जो कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, उनके साथ प्रशासन का सौतेला व्यवहार क्यों? मैं इसी बात पे भी माइग्रेंट है, वहां पे भी माइग्रेंट है, जिसको अपने घरों से उठा के श्रीनगर कैंप में रखा, कहीं और रखा, वहां पे भी माइग्रेंट है। उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बिल्कुल 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 जायज बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है और शिकवा जायज है, मैं इनकार नहीं करता। मैं एक बात से सहमत हूं कि उन लोगों को भी वही पैरामीटर्स ऑफ रिलीफ मिलने चाहिए जो पैरामीटर्स ऑफ रिलीफ जम्मू में रह रहे विस्थापित लोगों पे सरकार ने एक्सटेंड किए हैं। रहा सवाल कि वो विस्थापित क्यों नहीं हुए, हो सकता है उनके कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूरी बताना चाहता हूं कि एडमिशन सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट के लिए था।
और उसी को मिलता था माइग्रेंट एडमिशन, जिसका वो कार्ड या वो रिलीफ कमिश्नर हो या बाकी एसडीएम वेसडीएम वगैरह हो कि ये सर्टिफाई करके। लेकिन हमने जब तक मिस्टर एम के काव जीवित थे, वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिटायर हुए थे, तो अपने पुराने कनेक्शंस को यूज करके और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अपना असर रसूख यूज करके दो चीजों पे हमने काम किया। एक ये कि जो घाटी में लोग रह रहे हैं उनको भी ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज का एम्प्लॉयमेंट है उन पे भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि दे आर इक्वली माइग्रेंट्स, मैं ज्यादा नहीं और वो कम है। एक ये, और दूसरा ये जो एडमिशन का चक्कर था उन पे भी नहीं है, और तीसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिलता है वो उन पे भी एक्सटेंडेड फैसिलिटी है। लेकिन आम तरह से जो फैसिलिटीज कश्मीरी माइग्रेंट को जम्मू में उपलब्ध हैं वो इसलिए कि वो विस्थापित हो गया है। वहां पे भी जो गांवों से लोग लाए गए, श्रीनगर में उनको जगह मिल गई, तो उनको भी ये फैसिलिटीज एक्सटेंड कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका थोड़ा सा काम उनको एक्सेलरेट करना चाहिए, उनको अपने काम को ज्यादा रफ्तार देना चाहिए, ताकि एलजी महोदय के समक्ष ये बातें आ जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि एलजी महोदय की एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को, मेरे सामने एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को कहा कि जो जहां इनके इश्यूज आपको लगते हैं जायज हैं उनका समाधान करो, और बाद में अगर उसको मेरी कंफर्मेशन चाहिए तो मैं जरूर उस पर अपनी कंफर्मेशन दूंगा। इस नोट के साथ समय की कमी की वजह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने आज अपना बड़ा कीमती समय दिया है और आज आपने जिन मुद्दों पर रोशनी डाली है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की आंखें खुलेंगी, क्योंकि हमारा प्रशासन जो है वो आंखों से सुनता है और कानों से देखता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारा प्रशासन है वो आंखों से देखे और कानों से सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मेरे व्यूअर्स को भी मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करें, ताकि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए जो कान आज तक बंद रहे हैं। धन्यवाद। पंडित साहब 1 मिनट आप मुझे देंगे? वो ये कि जो हमारे पीड़ित परिवार हैं जिनकी फैमिलीज में फिजिकल लॉस हुआ है, जो एफआईआर दर्ज नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र दोबारा से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी डिटेल्स थ्रू ईमेल, उसमें कोई खर्चा नहीं है, एलजी साहब के ऑफिस तक पहुंचाएं। उन्होंने एक हेल्पलाइन निकाली है, उस तक पहुंचाएं, ताकि जहां पे हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको एनक्रोच किया गया है उसका भी ब्यौरा आप दे दें। सब लोग, जितने भी विस्थापित लोग हैं, हम सब विक्टिम्स ऑफ जिनोसाइड हैं, वो अपनी अपनी तकलीफ से उनको आगाह करें, उनको बताएं कि हमारे साथ में ये हुआ है, देर आयत दुरुस्त आयत। मुझे आशा है कि उन तमाम ग्रीवेंसेस का संज्ञान लिया जाएगा और उचित समय पे उन पे कार्रवाई होगी। मुझे विश्वास है कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है समय समय पे, उनको अब सजा भुगतने का समय आ गया है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं आज उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की आंखें खुल जाए और कश्मीरी पीड़ितों को इंसाफ मिल जाए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।